मेरा सवाल फिर ये है कि चलिए इस तरह के साइफर आते रहते हैं। आमिर इलियास राणा साहब ने कहा कि इस तरह के साइफर आते रहते हैं और ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साइफर आए तो उसको आप जो है वो पब्लिक में ले जाओ अनाउंस करने लगे। लेकिन आमिर इलियास साहब, क्या यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट नहीं हुआ? अगर इस साइफर के नतीजे में कुछ भी ना हुआ होता और पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों ने मिलकर उसकी मुखालफत में खड़े हो गए होते और उसके आगे बंद बांध दिया होता तो शायद कहानी मुख्तलिफ होती। शायद कोई जलसा परेड ग्राउंड में 27 तारीख को ना होता जिसमें ये खत लहराया जाता। लेकिन इस सिनेरियो में उस साइफर के कंटेंट के मुताबिक वाकई तहरीक-ए-दम एतमाद जमा हुई और एक हुकूमत चली गई, तो क्या उसके बावजूद भी ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो मुझे जो याद आ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म वाहिद वज़ीर आज़म नहीं कि जिन्होंने कोई लेटर जो है लहराया, कहते हैं हुकूमत में हटने के बाद, या उससे पहले एक अलग बात है। मुझे याद आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इसी तरह का राजा बाजार में जाके कहा था कि जी फलां हाथी जो है, सफेद हाथी मेरे पीछे पड़ गया है और क्या हुआ है ना। तो कुछ चीजें इस मुल्क की मारूजी हकीकतें हैं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, और उसमें हमें पता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त मुल्कों का सही या गलत पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हाथ रहा है और अब तक है और रहेगा, ठीक है, जो हमारी क्योंकि मजबूरियां ऐसी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हमें नोट करनी चाहिए कि जितनी शिद्दत के साथ वो कहते हैं विद ऑल द गन्स ब्लेजिंग, द प्रोपेगेंडा गन्स ब्लेजिंग जो गवर्नमेंट आई है, तो लग रहा है कि ये केस जो है, मतलब है कि इससे बड़ा केस कभी नहीं आया और वो जो है वाकई काबिल गर्दन ज़दनी हो गए। लेकिन असद, आपको भी याद होगा, हमने भी बहुत बार देखा कि इससे पहले इसी तरह के हम लोगों ने कितने 12 मरतबा ट्रांसमिशन की मुख्तलिफ सियासतदानों के ऊपर, और कोई ना कोई उन पर इतना ही सीरियस चार्ज हुआ करता था कि लगता था जी उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। और उसमें वो नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब के केसेस जिसमें भी कल वो बरी भी हुए हैं, ठीक है, उसी तरह जरदारी साहब का केस, MQM पे जो केसेस आए थे, तो पूरा मीडिया और उस जमाने की हुकूमत वक्त इतनी ही जोरों शोर से आती थी कि जी इससे बड़ा जुर्म जो है कभी सरजद नहीं हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद जो है वो चीजें बहाल हो जाती हैं। अभी जो आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया काजी फैज ईसा वाला केस का, 164 की जो मशहूर मारूफ इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, और पूरा का पूरा लोग कहते हैं इतराफी जुर्म था वो और सबकी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन वो बच गए, ठीक है ना। तो ये अच्छा, यहाँ पर जो है, जो पाशा साहब की गुफ्तगू से आपको अंदाजा होता है, मारूफ कानूनदां है, कि इस वक्त लोगों के पास जवाब से ज्यादा सवालात हैं कि जनाब एक शख्स जो है वो कह रहा हो कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, लेकिन वो 33 दिन तो मिसिंग रहा है ना, ठीक है, और उसके ना, अच्छा, उसने किस हैसियत में किसके खिलाफ चार्जशीट की, जब केस ही नहीं बना तो फिर किस चीज के ऊपर आपने किया। तो बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, हुकूमत वक्त की हमेशा हमारी एक ट्रेडिशन है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि जी जो अपोजिशन है और जो पोटेंट अपोजिशन उसका तो गला घोट दिया जाए। उनको तो सूट करता है कि PTI तो भी वैसे ही, मतलब ऑर्गेनाइजेशनली बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर जो है तबाह बर्बाद किया गया है, लेकिन उन्हें यह कांटा भी चुभ रहा है कि जी किसी तरह से साबिक वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करें और उनको जेल में डालें। अच्छा, वो समझते हैं कि इस तरह से लेकिन कहते हैं ना कि चीजें बराबर होंगी जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो अगर ये जहनियत है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। देखिए, बस मैं आखिरी बात करूंगा, मुझे पता है आपको और सवाल करने, कि पाकिस्तान की सियासत जो है रिवॉल्विंग डोर की तरह है, इसमें कोई परमानेंट एग्जिट नहीं होती और कोई फाइनल अराइवल नहीं होता, एंट्री नहीं होती फाइनल। लोग आते हैं, घूम के फिर आ जाते हैं, वही लोग आते हैं, वही खानदान आ रहे हैं घूम फिर के ना। उसमें एक ऑड बॉल की सूरत में आ गई, मतलब है, खैर सॉरी मैंने नाम ले दिया, मुझे पता है, अबू कासिम की सूरत में आ गई, ठीक है, अबू कासिम आ गए तो उनका भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आमिर ज़ा साहब, हमारी सारी डिस्कशंस आम तो जब भी हम PMLN के साथ भी करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे साथ भी यही हुआ। लेकिन क्या ये सर्कल के अंदर जो हमारा सफ़र है ये कब तक जारी रहेगा, और ये आर्गूमेंट कब तक वैलिड रहेगा कि चूंकि हमारे साथ हुआ इसलिए हम उनके साथ करेंगे, और फिर उनके साथ हुआ तो फिर वो दोबारा उनके साथ करेंगे या किसी और के साथ करेंगे? तो ये हम दायरों का सफ़र कर रहे हैं, निकल तो कुछ भी नहीं रहा। जी असद, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मैंने जब भी शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहा था कि रिवॉल्विंग डोर वाली पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ। वही लोग अंदर आते हैं, फिर निकाल दिए जाते हैं और फिर घूम कर आ जाते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी जिस तरह आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म तरीके से आप देखें हुकूमत वक्त ने मुतनाज़ा बना रही है, बनाया है, उस पर इल्ज़ाम तराशी की है। बात यह कि क्या कोई मतलब है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या दीगर जजेस जो सवालात उठा रहे थे, क्या वो सवाल जो थे क्या गलत सवालात थे? तो ये मेरे ख्याल में ये अच्छा। दूसरी बात ही कि अभी जो आपने क्लिप्स दिखाया एक नून लीग के रहनुमा का, तो उन्होंने ये किया है कि जनाब जो अदालत जा रही है, जो सब चीफ जस्टिस जा रहे हैं, उनको मजीद मुतनाज़ा किया
और आने वाले चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा कर दिया, क्योंकि उनसे इनको तवक्को है कि जी उनकी मर्जी के डिसीजन आ रहे होंगे। तो बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। दुनिया के किसी सिविलाइज मुल्क में, किसी जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप जो है अदालतों को इस तरह से मुतनाज़ा बनाए और फिर कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह की इस वक्त तनकीद हो रही है, मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक कभी इस तरह से हुई हो। और खैर, लेकिन इसी मुल्क में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने हमला भी किया था। तो ये तमाम चीजें हमारी तारीख का हिस्सा है, हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बजाय इसके, जैसे आपने कहा कि चीजें बेहतर होने की जगह हमारे यहाँ चीजें बद से बदतर हो रही हैं। आप ये समझते हैं कि जनाब जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कैंपेन अनलीश की गई है पिछले मतलब 15 माह में, 16 माह में हमने देखा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से प्रेस को स्टाइफल किया गया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती आपको। मतलब है जो फौजी हुकूमतें बिला वजह बदनाम थी, जो कि कारनामे पीडीएम हुकूमत ने करके दिखा दिए, और इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। वाकई ये हुआ है, मतलब है कि जो जिस तरह की आज पाबंदियों का सामना है, मुझे तो मुशर्रफ साहब का दौर बड़ा अच्छा दौर लगता था। उसमें तो इस तरह की पाबंदियां नहीं थी, उसमें तो बड़ा मीडिया जो था आजाद था। ज़िया-उल-हक साहब के दौर में हमने जर्नलिज्म नहीं की, लेकिन जो हमने पढ़ा है तो वो एक अलग वो है। लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है ना, और आप जो है कानून साजी भी ऐसी करते हैं कि जो पर्सन स्पेसिफिक होती है, बेईमान लोगों को या जिन लोगों ने व्हाइट कॉलर क्राइम में इंडल्ज किए होते हैं उनको छुड़ाने के लिए, उनके जराइम को हल्का करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि उनको सजा ना हो, ये आपका पूरी तारीख है। हाँ। तो उसके अंदर आप अगर मतलब है इस वक्त तो कुछ भी हो सकता है। मैं यही कह रहा हूँ, जो हमने शुरू में बात की ना कि अभी की रातें बड़ी हैं, कभी के दिन छोटे होते हैं। मैं जान के उल्टा मैं पढ़ रहा हूँ इस बात को, इस मुहावरे को। दोनों का एक ही मतलब है। हाँ कि हाँ, मतलब एक ही, रातें बहुत तवील है इस वक्त हमारी, और पाकिस्तान में रातें जो है वो तवील से तवील तर हो रही है। और ना जमहूरियत इस मुल्क में मुनज़्ज़म हो रही है, ना देखिए जमहूरियत क्या होती है, प्रो पीपल, अवाम दोस्ती। तो क्या अवाम दोस्त? बिल्कुल सही है। चीजें पहले से बेहतर हुई हैं या मजीद कमजोर हुई हैं, इदारे मजीद कमजोर हुए हैं या बेहतर हुए हैं, इस पैमाने पे जरूर जज किया जा सकता है। आमिर साहब, आपके ख्याल में ये प्रिंसिपल स्टांस है पीपल्स पार्टी का, या उनके सियासी फायदे में भी ये है कि पीटीआई पर पाबंदी ना लगे, क्योंकि ऐसा करने से पंजाब में अगर वो पीटीआई बरकरार रहती है तो पंजाब में नून लीग और पीटीआई का मुकाबला होगा, वोट तकसीम होगा, तो उसका फायदा पीपल्स पार्टी उठाना चाहती है। तो ये पॉलिटिकल फायदे में आपके ख्याल में उनके, या इनका प्रिंसिपल स्टांस है कि ये नहीं होना चाहिए? कुछ चीजों पे जो है पीपल्स पार्टी की बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है, और इस चीज को आपको एडमायर करना चाहिए, क्योंकि जहां पर इनके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं कुछ मामलात पे के आप इनको तनकीद भी कर लें, ये जाहिर है कुछ तरह से स्टाइफल नहीं करना चाहते, जो नून लीग का रवैया रहा है हमेशा से। क्योंकि जब चाहे आज़ादी सहाफत की बात हो, चाहे आप इस बात को देखेंगे जी पॉलिटिकल राइवल्स को किस तरह से सेटल इन करना है, तो नून लीग का बड़ा टेंटेड पास्ट है। और चाहे वो जरदारी साहब पे तशद्दुद हो, चाहे सहाफ़ियों का अगवा हो, वो मैं बात अगर करूं नजम सेठी के अगवा से, गो के आज उनके साथ हैं, और आप जंग ग्रुप के साथ जो कुछ किया था 99 के अंदर, 2000 में, वो सबको पता है। फिर बाद में जो थर्ड गवर्नमेंट में किया, फोर्थ गवर्नमेंट में किया पीडीएम की, जब ये लोग लीड कर रहे थे, तो ये छुपी हुई बात नहीं। पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल में एक बैलेंस वो है, और बड़ी सोचने की बात है सलीम मांडीवाला साहब की, और भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि अगर आपको अगले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी चाहिए तो आपको सबको अलाउ करना पड़ेगा कि आप एक पाकिस्तान की वन ऑफ द पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टी जो आखिरी इलेक्शन में वाहिद थी कि जिसकी चारों सूबों में नशिस्तें थी, आप उसको अगर उसके कहते हैं गला घोट देते हैं, उसके हाथ पांव बांध देते हैं, उसको इंतखाबात से आउट करते हैं, तो आप एक तो उस इलेक्शन को मुतनाज़ा कर रहे होंगे, फिर पाकिस्तान की सियासत में आप पेड़ापन लेकर आएंगे जो अगले 10-20 साल तक आप महसूस करेंगे। तो ये चीज जो है, अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब पे जब उन पे पाबंदी लगी तो उनकी पार्टी को तो अलाउ किया था, उनकी पार्टी जो थी वो इलेक्शन में थी, उनको हटाया गया वजीर आजम से, लेकिन उनकी जगह शायद खाकान अब्बासी आ गए। ये नहीं हुआ कि नून लीग को डिसमेंटल कर दिया गया हो। तो यहाँ पे जो डिसमेंटल करने की मेंटेलिटी है, आप इसको बिल्कुल उस तरह से डील करें जैसे कि टीटीपी है। हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी, आपको इख्तिलाफ हो सकता है, उन्होंने गलती कर सकते हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं आप उनको सजा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुझे याद है एक झगड़ा होता था, एजेडो उसने बनाया था, उनको उनके लोगों को पकड़ा, वो किया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो थी बहसीत पार्टी रही वो। तो आप जब तक ये कहते हैं तमीज नहीं करेंगे पॉलिटिकल वर्कर में और दहशतगर्द में, उस वक्त तक पाकिस्तान की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। अगर आप कहें कि जी पीटीआई जो कि मिडिल क्लास की पार्टी, बुनियादी तौर पर अपर मिडिल क्लास की पार्टी है, मेहनत कश इसमें बहुत है, तो उनको आप कैसे आप कह सकते हैं कि जी दहशतगर्द है या वतन दुश्मन है? मेरे ख्याल में बहुत ही पेट्रियोटिक पार्टी रही है और है, उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये पॉलिटिक्स करने जाएंगे तो इसका आप देखिएगा एक दिन निशाना खुद नून लीग बन रही होगी। सही है, क्योंकि आप जो ट्रेंड सेट करेंगे फिर यू आर गोइंग टू मतलब है रीप इन द सिमिलर मैनर, ये बिल्कुल होगा फिर। जी।